परिचय। माओज लिटिल रेड बुक, अ डीपर इंट्रोडक्शन। माओ की लाल किताब, जिसे आधिकारिक तौर पर चेयरमैन माओ त्से तुंग के उद्धरण कहा जाता है, चीन के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक राजनीतिक हथियार और सांस्कृतिक प्रतीक थी। 1964 में चीनी जनवादी मुक्ति सेना पीएलए के तत्कालीन प्रमुख लिन बियाओ द्वारा संकलित ये किताब माओ के दर्शन, रणनीतियों और विचारों का सार प्रस्तुत करती है। इसका मूल उद्देश्य सैनिकों को वैचारिक रूप से मजबूत करना था, लेकिन जल्द ही ये पूरे चीन में हर नागरिक के लिए एक अनिवार्य पाठ बन गई। ये किताब 33 अध्यायों में बंटी हुई है, जिसमें माओ के 20 वर्षों से अधिक के भाषणों और लेखों के अंश शामिल हैं। इसका सरल, संवादात्मक और दोहराव वाला लेखन इसे आम लोगों के लिए आसानी से सुलभ बनाता है। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान इसे पहनना, ले जाना और पढ़ना अनिवार्य था, जिसने इसे माओ के व्यक्तिगत प्रभाव का एक शक्तिशाली उपकरण बना दिया। प्रमुख विषय, अध्यायवार विश्लेषण, मेन थीम्स, चैप्टर वाइज एनालिसिस। आइए किताब के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों और उनके विचारों को गहराई से समझते हैं। 1. कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व, लीडरशिप ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। माओ का मानना था कि चीन की सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी के मजबूत और एकीकृत नेतृत्व में है। इस अध्याय में वे बताते हैं कि पार्टी ही वो शक्ति है जो देश को सही दिशा में ले जा सकती है। उद्धरण, तारांकन, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वो केंद्रीय शक्ति है जो हमारे कारण को आगे बढ़ा रही है। हमारे विचार का सैद्धांतिक आधार मार्क्सवाद लेनिनवाद है। विश्लेषण, ये उद्धरण माओ के पार्टी केंद्रित दर्शन को दर्शाता है। वे किसी भी तरह के व्यक्तिगत या समूहगत विभाजन को अस्वीकार करते हैं और पार्टी की एकता को सर्वोच्च मानते हैं। 2. युद्ध और संघर्ष, वॉर एंड स्ट्रगल। यह अध्याय माओ के सैन्य दर्शन का केंद्र है। वे मानते थे कि युद्ध राजनीति का एक स्वाभाविक विस्तार है। उनका सबसे प्रसिद्ध उद्धरण इसी अध्याय से आता है। उद्धरण, राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। विश्लेषण, यह विचार हिंसा और क्रांति के बीच के संबंध को स्पष्ट करता है। माओ के लिए सशस्त्र संघर्ष ही सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने का एकमात्र तरीका था। ये मार्क्सवादी क्रांति के हिंसक पक्ष को उजागर करता है और ये समझाता है कि क्यों चीनी क्रांति इतनी रक्तरंजित थी। 3. जनता और क्रांति, द पीपल एंड रेवोल्यूशन। माओ ने मार्क्सवाद में एक नया आयाम जोड़ा, जहां उन्होंने किसानों और आम जनता को क्रांति का केंद्र माना। वे मानते थे कि जनता ही इतिहास की असली निर्माता है। उद्धरण, जनता ही वो शक्ति है जो दुनिया को चलाती है। विश्लेषण, माओ ने यह विचार दिया कि क्रांतिकारी प्रयास सिर्फ शहरी सर्वहारा वर्ग तक सीमित नहीं होना चाहिए, जैसा कि पारंपरिक मार्क्सवाद में होता है। उनका जनता का युद्ध, पीपल्स वॉर का सिद्धांत इसी विचार पर आधारित था, जहां गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को घेरकर शहरों पर कब्जा किया गया। 4. आत्मनिर्भरता और आत्म आलोचना, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म। माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों से आत्मालोचना करने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने का आग्रह किया। उद्धरण, यदि हमारे पास कोई गलती है तो हमें उसे स्वीकार करने और उसे ठीक करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। विश्लेषण, यह अध्याय कार्यकर्ताओं को अनुशासन बनाए रखने और जनता के साथ विश्वास बनाने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि सांस्कृतिक क्रांति के दौरान इस विचार का दुरुपयोग हुआ, जहां आत्मालोचना का इस्तेमाल विरोधियों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करने और दंडित करने के लिए किया गया। 5. किसानों की भूमिका, रोल ऑफ द पेजेंट्स। मार्क्स और लेनिन ने मजदूरों, सर्वहारा वर्ग को क्रांति का आधार माना था, लेकिन माओ ने चीन की ग्रामीण वास्तविकता को देखते हुए किसानों, कृषक वर्ग को क्रांतिकारी शक्ति के रूप में देखा। उद्धरण, क्रांति के लिए किसान जनता ही असली दीवार है जिसे हम कभी नहीं ढहा सकते। विश्लेषण, माओ के लिए किसान वर्ग में अपार क्रांतिकारी ऊर्जा थी। उनकी नीतियों, जैसे कि भूमि सुधार और सामूहिक खेती, कलेक्टिवाइजेशन, ने किसानों को सीधे तौर पर क्रांति से जोड़ा। 6. सांस्कृतिक क्रांति, द कल्चरल रेवोल्यूशन। किताब का एक बड़ा हिस्सा माओ के सांस्कृतिक क्रांति के विचारों को समर्पित है, जिसका उद्देश्य चीनी समाज से सभी बुर्जुआ और पारंपरिक तत्वों को खत्म करना था। उद्धरण, पुराने विचारों, पुरानी संस्कृति, पुरानी आदतों और पुराने रीति रिवाजों को खत्म करो। विश्लेषण, यह उद्धरण चीन की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने के माओ के इरादे को दर्शाता है। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान लाखों बुद्धिजीवियों, कलाकारों और पारंपरिक विचारकों को सताया गया और प्राचीन मंदिरों और कलाकृतियों को नष्ट कर दिया गया। लाल किताब का वैश्विक प्रभाव, ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द लिटिल रेड बुक। माओ की लाल किताब सिर्फ चीन तक सीमित नहीं थी, इसका दुनिया भर में गहरा प्रभाव पड़ा। कम्युनिस्ट आंदोलनों पर प्रभाव, 1960 और 70 के दशक में यह किताब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कई गुरिल्ला आंदोलनों और कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। भारत में नक्सलबाड़ी आंदोलन जैसे समूहों ने माओ की विचारधारा से प्रेरणा ली। पश्चिमी देशों में प्रभाव, पश्चिमी देशों में खासकर फ्रांस और अमेरिका में वामपंथी छात्रों और बुद्धिजीवियों के बीच ये किताब एक प्रतीक बन गई। ये पूंजीवाद विरोधी भावना और सत्ता विरोधी आंदोलनों के लिए एक वैचारिक सहारा थी। व्यक्तिगत पूजा का प्रतीक,
लाल किताब ने माओ के व्यक्तित्व को एक लगभग दैवीय स्तर पर स्थापित कर दिया। इसका हर जगह मौजूद होना और इसके उद्धरणों को याद करने की अनिवार्यता ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां माओ की आलोचना करना असंभव था। निष्कर्ष, लाल किताब की विरासत, कंक्लूजन, द लेगेसी ऑफ द लिटिल रेड बुक। माओ की लाल किताब का मूल्यांकन करना जटिल है। ये एक तरफ क्रांति और राष्ट्रवाद का प्रतीक थी जिसने चीन को एक एकीकृत राष्ट्र बनाया। दूसरी ओर यह एक क्रूर और दमनकारी शासन का उपकरण भी थी जिसने लाखों लोगों की जान ली और चीन की सांस्कृतिक विरासत को भारी नुकसान पहुंचाया। आज भी चीन में माओ की विरासत पर बहस जारी है और उनकी लाल किताब इस बहस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। इस किताब को समझना सिर्फ माओ को समझना नहीं है, बल्कि उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उथल पुथल को समझना है जिसने आधुनिक चीन की नींव रखी।